Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम जैसा कि कह रहे हैं कि पहला लेक्चर देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, यानी कि यूनिट 4 का जो 11th चैप्टर है उसकी शुरुआत करने वाले। हमने ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 11th की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और इसका सबसे पहला लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, इन अ फ्लावरिंग प्लांट हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फ्लावरिंग प्लांट में यानी कि एंजियोस्पर्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड। ठीक है, तो बेसिकली देखो इस चैप्टर में हम क्या किसके साथ डील करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट में जो वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है और भी चीजें हैं जिसकी हम डिस्कस करेंगे, इनका किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन से प्लांट में? फ्लावरिंग प्लांट में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। आपको पता है एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट एडवांस्ड डिवीजन है प्लांट किंगडम का, राइट। और इन्हीं में हमें फ्लावर्स देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, right? In a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients यानी कि food। अब food देखो, food कैसे फॉर्म होता है एक प्लांट में, आपको पता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो फूड क्या है? ग्लूकोज है, राइट। अब इसको अगर प्लांट स्टोर करेगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, आप जानते हो। और अगर ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट को तो वो सुक्रोज के फॉर्म में करता है। एक फ्लावरिंग प्लांट है हमारा यानी कि एंजियोस्पर्म में, उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिनका ट्रांसपोर्ट होना है? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड। और फूड प्लांट में कब बनेगा? फ्लावरिंग प्लांट में कब बनेगा? जब वो हमारा फ्लावरिंग प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। फूड क्या है? ग्लूकोज। अगर प्लांट को फूड स्टोर करना है तो वो स्टार्च के फॉर्म में करेगा, और ट्रांसपोर्ट करना है तो सुक्रोज के फॉर्म में करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, राइट। आपको पता है ये बात, फ्लोएम। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब आप पढ़े होगे तब आपने पढ़ा होगा फ्लोएम के बारे में, राइट, जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में, एक प्लांट में बेसिकली। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे शॉर्ट में पीजीआरस कहते हैं। ये बेसिकली प्लांट हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स की भी तो जरूरत है प्लांट को, अगर प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है, राइट। तो उसके लिए बहुत हार्मोन्स की जरूरत है। प्लांट हार्मोन्स की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्लांट में, हार्मोन्स का, प्लांट हार्मोन्स का। अब उन प्लांट हार्मोन्स, आपको पता है हार्मोन्स का सिंथेसिस तो एक जगह होता है और उसका काम कहीं और होता है। तो हार्मोन्स को क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, राइट। हार्मोन बनता एक जगह पे है, काम कहीं और आता है, तो आपको उस हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराना होगा। तो फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म में कौन कौन से सब्सटेंस है जिसका ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर का होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का होता है जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड का होता है, साथ ही साथ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक। अब जब भी हम बात करेंगे ना एक प्लांट में ट्रांसपोर्ट की, तो हम दो तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। दो तरीके से ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। इन ये जो सब्सटेंसेस है, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट छोटे डिस्टेंस के बीच हो रहा है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो, जैसे एक जगह को एक सब्सटेंस है उसको बहुत दूर भेजना है प्लांट में, तो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो अगर एक सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्ट छोटे जगह एक जगह से छोटे पास में ही होना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह और डिस्टेंस कम है, तो हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मदद लेता है वो सब्सटेंस और एक जगह से दूसरे जगह जाता है प्लांट में। लेकिन अगर एक सब्सटेंस है जिसका ट्रांसपोर्ट कहीं दूर होने वाला है, जहाँ पे वो बना है या जहाँ पे वो है उससे बहुत दूर, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट काम आएगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक। चलिए अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन टू टाइप्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आर देयर। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर एक सब्सटेंस को आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो आपको एनर्जी यूज करना पड़ेगा, राइट। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर दो तरह के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। वापस से एक बार, प्लांट में ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी फर्दर हम दो टाइप पढ़ते हैं उसका, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखिएगा जब भी डिफ्यूजन शब्द आएगा आप समझ जाइएगा कि ट्रांसपोर्ट कैसा होने वाला है, पैसिव, यानी कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। जब भी आप डिफ्यूजन पढ़ोगे ना तो आप समझ जाना कि वो एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है ट्रांसपोर्ट, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ऐसे समझो, मान लो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और पहुंच गए हो ऊपर, ठीक है। ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे हो, आपको नीचे जाना है, तो नीचे उतरते समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्या? उतना नहीं, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग जा रहे हो, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरह लगता है और आप भी ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन बात करते हैं, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे कि एक बड़ा सा टंकी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, हायर कंसेंट्रेशन, और अगर आप उसमें एक छेद कर दो उस टंकी में, तो पानी जो है उस टंकी से बाहर निकलने लग जाएगा टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंस का, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब भी आप डिफ्यूजन पढ़ोगे आप समझ जाना ट्रांसपोर्ट कैसा है, पैसिव, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम लगा लियो, और जब आप चलते हो तो जो परफ्यूम है उसका भी कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, आपसे वो दूर जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में पूरा परफ्यूम ही परफ्यूम है। अब उसका डिफ्यूजन होगा, राइट, डिफ्यूजन होगा, आजू बाजू के जो लोग होंगे, आजू बाजू जो एयर होगा उसमें वो परफ्यूम डिफ्यूज होगा, क्योंकि आपके बॉडी पे पूरा परफ्यूम लगा हुआ है ठीक है, और आसपास परफ्यूम नहीं है, तो वहां पे वो परफ्यूम जो है वो गैस, उसका डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस तरीके से समझो, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर है? देखिए, सिंपल डिफ्यूजन जब हम बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम्स, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, ठीक है, नॉन लिविंग लिविंग दोनों सिस्टम में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो आपको अच्छे से याद रखना है, अकर्स ओनली इन लिविंग सिस्टम, अकर्स इन ओनली लिविंग सिस्टम, सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही होगा, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइम पे बायो मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, बायो मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑलराइट। बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, बहुत बच्चा पूछ रहा होगा सर बायो मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कराना होता है, और उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, क्योंकि आप हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हो, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन
occurs only in living system। क्यों? क्योंकि बायोमेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, बायोमेम्ब्रेन्स। ऑलराइट, बायो आ गया तो समझ जाओ लिविंग में होगा, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन आपको याद रखना है अकर्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम, दोनों में ही होगा। और डिफ्यूजन शब्द सुनते ही समझ जाना ट्रांसपोर्ट कैसा है, पैसिव, यानी कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंस का। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सेल टू सेल या विद इन द सेल, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल। जैसे समझ लो दो सेल है ए और बी, ठीक है। अब ए सेल में क्या है, कंसंट्रेशन हाई है और बी में लो है। अब यहां पे जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो जो सब्सटेंस है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। पैसिव में तो अकॉर्डिंग टू या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब्सटेंस मूव कर रहे हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अकॉर्डिंग टू नहीं, अगेंस्ट, उसके खिलाफ। जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, राइट, लेकिन आप चढ़ ऊपर रहे हो, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जा रहे हो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन आप ऊपर जा रहे हो, तो सीढ़ी जब ऊपर चढ़ोगे तो लो से जब हाई जाओगे तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, राइट। तो वैसे यहां पे भी है, ये सेल में लो कंसेंट्रेशन है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन एक सब्सटेंस है वो मूव कर रहा है, ठीक है, बी टू ए, बी टू ए। तो आप बताओ यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लो से हाई जा रहा है ना वो सब्सटेंस, यानी कि वो लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सेल टू सेल में। ऑलराइट, चलिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल टू सेल, बीच में यहाँ देखो एक मेम्ब्रेन है और यहाँ ये मेम्ब्रेन, तो यहाँ से सब्सटेंस निकला, फिर यहाँ आया, फिर इधर से अंदर गया, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा रहा है ना। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट जो है विद इन सेल होने वाला है, सेल के अंदर ही होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल में ये हमारा एक सब्सटेंस है एक्स, इसको यहां से यहां आना है, ठीक है, विद इन सेल। ऑलराइट, तो इसमें भी क्या होगा, एनर्जी जो होगा रिक्वायर्ड होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप ये सुनो, विद इन सेल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और इसमें ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस एक प्रोसेस है। इसके दौरान क्या होता है, सेल के जो साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल के साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर ही रोटेट करना या घूमते रहना। सेल रहेगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म रोटेट करेगा, जिसके कारण से एक सब्सटेंस जो यहाँ पे था, एक सब्सटेंस वो यहाँ आ जाएगा। तो देखो सब्सटेंस का मूवमेंट कैसा है, विद इन सेल, साइटोप्लाज्म में ही एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है ना अंदर में सेल का, वो रोटेट कर रहा है, साइटोप्लाज्म रोटेट कर रहा है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। तो बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस एक सब्सटेंस सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर ही रोटेट करना या घूमते रहना, ठीक। अब इसमें देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म घूम क्यों पा रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म घूम कैसे रहा है। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर साइक्लोसिस। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो है साइटोप्लाज्म आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण से साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस कर पाता है, यानी कि रोटेट कर पाता है। और आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स एक तरह के साइटोस्केलेटन्स है। ये साइटोस्केलेटन्स है जिसके बारे में आप चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ोगे। साइटोस्केलेटन के बारे में आपको पता चलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। तो हमारा जो सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि एक तरह के साइटोस्केलेटन्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट है, जिसके कारण से जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर रोटेट कर पाता है। और जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रोटेट करता है, तो जब ये सब्सटेंस यहाँ पे था, साइटोप्लाज्म इस तरीके से रोटेट किया, तो ये जो सब्सटेंस था इसका भी, ये भी यहाँ से ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब्सटेंस जो है
वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है विद इन सेल बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस को कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स है, ये इनके अंदर ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या एलिमेंट्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी के कारण से साइटोप्लाज्म जो है वो रोटेट कर पाता है। अब जब वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो उस समय वो एनर्जी यूज करेंगे। ऐसी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला, एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा। एनर्जी को यूटिलाइज करके जो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हुआ है तो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है ये विद इन सेल वाला ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, सेल टू सेल होगा या विद इन सेल होगा। विद इन सेल कैसे होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस के कारण से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस क्यों होता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट होते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। और जब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर तो हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो रोटेट करता है। साइटोप्लाज्म रोटेट करता है तो एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह विद इन सेल। आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, बहुत अच्छे समझाया मैंने, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फास्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्ट एज कंपेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। जल्दी ट्रांसपोर्ट किसमें देखने को मिलेगा आपको? पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? तो आप कहोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि भाई ये एनर्जी का यूज कर रहा है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड। आप साइकिल चला रहे हो और बाइक चला रहे हो, सबसे तेजी से कौन चलेगा? कौन चलेगा बताओ, साइकिल या बाइक? बाइक। क्यों? क्योंकि बाइक में आप फ्यूल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। पेट्रोल का एनर्जी है ना, राइट, एनर्जी है, तो पेट्रोल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, तो उसके कारण से बाइक जल्दी चल पा रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी तो आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एनर्जी रिक्वायर करोगे तो जल्दी चलेगा ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है वो जल्दी होगा। सेल टू सेल अगर हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, नहीं सॉरी आई मीन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं दो तरह के होते हैं, या तो सेल टू सेल एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ अक्रॉस द मेम्ब्रेन निकला, फिर यहाँ अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ से एंटर किया, ऑलराइट, ये सब्सटेंस हमारा बी टू ए, लो से हाई गया, लो से हाई, ठीक। और विद इन सेल हो रहा है, देखो, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। तो एक्टिव और इन सब चीजों में, ये ट्रांसपोर्ट में जब ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल या विद इन सेल, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी जहां पे रिक्वायर्ड होगी तो वो प्रोसेस फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू जहां पे नहीं हो रही है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए ये स्लो है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को आप ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हो। प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक एनिमल्स। देखो, हम एनिमल्स में तो अगर जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हमारे पास अच्छा खासा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, लंग्स है, राइट, ऑक्सीजन आया लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में गया, हार्ट में ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया ऑक्सीजन का, राइट, अच्छा खासा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन के, ब्लड के, सबके ट्रांसपोर्ट के लिए, आर्टरी है, वेन है, राइट। लेकिन प्लांट की जब हम बात करते हैं ना, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट में जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आती है यानी ट्रांसलोकेशन की, तो दो तरह के टिश्यू काम आते हैं। There are two types of tissues, ठीक है, present in plants for long distance transport. There are two types of tissues present in plants for long distance transport. ठीक है, कौन कौन से टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम, ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और अच्छे से बोलूं तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। पढ़ोगे कहाँ आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में? जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तब जाइलम और फ्लोएम के पूरा स्ट्रक्चर कंपोनेंट डिटेल में पढ़ोगे। मैंने तो पढ़ा दिया है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, आप पढ़ सकते हो वहां जाके जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये दो तरह के, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं
फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जाइलम में जो फ्लो होता है, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट का फ्लो होने वाला है तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स, कुछ पीजीआर्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजनस होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करती है। अब जाइलम से मेनली देखो वाटर और मिनरल्स, मेनली वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली करती तो जाइलम पीजीआर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी है ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजनस होते हैं, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। पर मेनली जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेगी प्लांट में वाटर और मिनरल्स का। कैसे होता है वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, पहले तो प्लांट का जो रूट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से, और फिर वो जो रूट है फ्रॉम रूट टू शूट, रूट से पूरा शूट तक वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो यूनिट डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में, फ्रॉम रूट टू शूट होगा। तो जाइलम में यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम रूट टू शूट। ठीक है, मेनली जाइलम से किसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का और मिनरल्स का, इसलिए मैंने वाटर और मिनरल्स को येलो में हाईलाइट कर दिया। पर क्या जाइलम से पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है? होता है, जाइलम से भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजनस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, बिल्कुल होता है। बट मेनली किसका होता है, वाटर मिनरल्स का। मैंने ओनली नहीं बोला है, मैंने बोला है मेनली वाटर मिनरल्स का। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी ने खेला खेला है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और पेज नंबर 175 का जब लास्ट लाइन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। लेकिन वही जब आप फ्लोएम के बारे में डिटेल में जब फ्लोएम का टॉपिक पढ़ोगे आगे पेज 190 191 में, तो वहां एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लोएम का जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब बच्चा कंफ्यूज, सर हम क्या पढ़े, हम मल्टी डायरेक्शनल पढ़े या बाई डायरेक्शनल पढ़े? तो आपको बाई डायरेक्शनल याद करना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बाई डायरेक्शनल टिक करके आना है। क्यों सर, क्यों बाई डायरेक्शनल टिक करके आना है? क्योंकि फ्लोएम को जब एनसीईआरटी ने मेनली पेज नंबर 190 या 191 में जब समझाया है अच्छे से, तब एनसीईआरटी ने बोला है फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, तो आपको बाई डायरेक्शनल याद करना है। ठीक है, चलिए अब फ्लोएम से फूड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो, आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का कर सकते हो, आप वाटर मिनरल्स का भी कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजनस होते हैं उनका भी कर सकते हो। बट फ्लोएम से याद रखना मेनली फूड और पीजीआर्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम से मेनली वाटर और मिनरल का होता है, फ्लोएम से मेनली फूड एंड पीजीआर्स का होता है। फूड क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है ना। लेकिन ऐसा नहीं फ्लोएम से वाटर का नहीं होगा, वाटर का भी होगा, मिनरल्स का भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी होगा। देखो वाटर आप कहीं पे भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराओगे ना, या तो वो जाइलम से हो या फ्लोएम से हो, वाटर का दरकार पड़ता ही है, वाटर काम आता ही है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। कोई भी सब्सटेंस का आप करा रहे हो, आप सिर्फ वाटर का ही करा रहे हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किससे होगा, जाइलम से। बट क्या फ्लोएम से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? फ्लोएम से तो हमने पढ़ा है फूड और पीजीआर का होता है, वाटर का नहीं होता है, वाटर का भी होता है। मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, आप इसको अच्छे से याद रखना हमेशा के लिए, नोट है। पहले मैं समझा देता हूं फिर ये नोट पढ़ूंगा। एनिमल्स में जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमने क्या किया, इनहेल किया, तो ऑक्सीजन पहले लंग्स में जाता है, फिर वहां से वो हार्ट पे गया, ब्लड में गया, राइट, ब्लड के पास जाता है, ब्लड में, राइट, आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो सीधा उसका पूरा बॉडी में तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाता। ऑक्सीजन जो है वो पहले क्या, ऑक्सीजन जो है वो जाके किससे जुड़ता है, हेमोग्लोबिन से, फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो हमारा पूरा ऑक्सीजन है वो उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन क्या गैस के फॉर्म में चला जाता है, मतलब गैस के फॉर्म में रहता है, तो पर आप देखो ना ब्लड के थ्रू जाता है, हेमोग्लोबिन से पहले वो ऑक्सीजन जाके अटैच होता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन मिलता है, फिर ब्लड प्लाज्मा के थ्रू उस ऑक्सीजन का पूरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की आप बात करते हो ना, तो वाटर उसमें रहता है, क्योंकि आप देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, और ब्लड प्लाज्मा का जब आप कॉम्पोजिशन पढ़ोगे तो मैक्सिमम उसमें वाटर ही होता है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा क्या है, लिक्विड, राइट, ब्लड क्या है, लिक्विड, और लिक्विड मतलब वाटर आ गया। तो आपने जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराया
ऑक्सीजन जो ब्लड में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन है, राइट, उसके साथ बाइंड किया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना और फिर जाके ब्लड प्लाज्मा के थ्रू उस ऑक्सीजन का पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ। तो क्या ऑक्सीजन का अकेला ट्रांसपोर्ट हो गया? नहीं, ऑक्सीजन का वाटर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ है ना। वैसे प्लांट में आते हैं, तो हमने एनिमल की बात की। प्लांट में जब फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड का या पीजीआर का, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें भी लिक्विड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। वाटर का रोल रहता ही है, क्योंकि जब भी फ्लो होगा ना तो वाटर के थ्रू ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, नाला, गटर, नाला होता है ना, नाला में देखो आप फ्लो क्यों कहते हैं, नाला में फ्लो क्यों रहता है? क्योंकि कचरा आप जब फेंकते हो, आप कुछ खाए, कचरा फेंका, कचरा का फ्लो चल रहा है, क्योंकि नाला में पानी बह रहा है और उस पानी में इतना बड़ा कचरा है, वो भी साथ साथ कचरा भी, वो भी पानी के बहाव के साथ फ्लो होता हुआ जा रहा है। तो एक तरह से वाटर क्या है, वाटर यहाँ पे एक फ्लो होने में मदद करा रहा है। वैसे फ्लोएम मतलब, गटर का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। अब आते हैं फ्लोएम पे। आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाटर रहेगा, वाटर फ्लो होगा, उसी में फूड रहेगा और वाटर ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करेगा। तो फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। बिना पानी के हो ही नहीं सकता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सब्सटेंसेस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन। जब भी ट्रांसलोकेशन की बात आती है ना, वाटर जरूरत है, वाटर की इंपॉर्टेंस है। जाइलम के थ्रू तो आपको पता है वाटर मिनरल जाते ही है, और पीजीआर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जाते हैं। और पीजीआर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मिनरल्स को भी साथ में ले जाने में मदद कौन कर रहा है? वाटर, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर रोल प्ले करेगा। वैसे फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, पीजीआर का होता है, मिनरल का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। लेकिन पीजीआर अकेले अकेले सिर्फ फ्लो नहीं कर सकता, पीजीआर को फ्लो करने के लिए भी वाटर की जरूरत है, वाटर के थ्रू ही वो फ्लो होगा, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट होगा। फूड अकेले अकेले एक प्लांट्स के पार्ट से, फोटोसिंथेटिक पार्ट जहाँ पे फूड बना है, अगर उस फूड को उस फोटोसिंथेटिक पार्ट से एक नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में जाना है, एक पार्ट है प्लांट का जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड खुद से नहीं बना सकता, तो प्लांट को वहां पे फूड का ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। तो जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है वहां से फूड जाएगा नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट के पास, प्लांट के नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट के पास। तो फूड कैसे जाएगा? उस फूड के ट्रांसपोर्ट में वाटर हेल्प करेगा, ठीक है, वाटर हेल्प करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर का क्या कैसे रोल है। आप ये मत सोचो कि फ्लोएम में सिर्फ फूड और पीजीआर का ही फ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फ्लोएम में फूड का भी हो रहा है, पीजीआर का भी हो रहा है, बट मेनली, ठीक है, मेनली फूड एंड पीजीआर। लेकिन इनके ट्रांसपोर्ट में मदद कौन करेगा? वाटर। तो वाटर तो है ही, और फ्लोएम से फूड पीजीआर के साथ साथ वाटर तो है ही, मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आध चीजें हैं अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यही जो हमने पूरा बात किया है ना, इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं अगले स्लाइड में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अभी तक क्या बात की? दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसलोकेशन होता है। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम रूट टू शूट, किसका? वाटर और मिनरल्स का, मेनली, ऑनली नहीं बोल रहा हूँ, मेनली वाटर और मिनरल्स का, पर साथ ही साथ पीजीआर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजनस होते हैं उनका भी होता है। फ्लोएम की बात करें तो इसमें मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, फूड का और पीजीआर का मेनली, साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी होता है। फिर हमने बात की वाटर जो है वो नेसेसरी है फॉर ट्रांसलोकेशन। फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट और एनिमल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, अगर किसी सब्सटेंसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। बिना पानी के आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसी सब्सटेंस का करा ही नहीं सकते। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन। जैसे फूड क्या है? फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, राइट। अब उसका आपको क्या कराना है? ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वाटर के थ्रू ही वो, वाटर क्या करेगा? फ्लो बनाएगा, और उस फ्लो के थ्रू ही, उस फ्लो के थ्रू जो फूड है वो भी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा, समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छा। ये एक प्लांट है, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा प्लांट है।
प्लांट के नीचे की तरफ सेनेसेंट लीव्स है, बड़ी बड़ी लीव्स है जो कि बूढ़ी हो चुकी है। आप देखो ना, घर पे अगर तुलसी का पौधा होगा या फूल का कोई पौधा होगा तो देखना नीचे की तरफ जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो ओल्ड लीव्स होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, सेनेसेंट लीव्स कहते हैं। और ऊपर की तरफ देखोगे आप पौधे के ऊपर की तरफ तो आपको जवान यंग लीव्स, नई नई निकलती हुई पत्ते नजर आएंगे। ठीक। और ये जो यंग लीव्स होती है ना, ये ग्रोइंग होती है, इनका अभी ग्रोथ चल रहा होता है, छोटी छोटी होती है, नई नई आती है, अब ये बड़ी होंगी ग्रो करेंगी, तो इसके लिए मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यंग लीव्स को ही होता है कंपेयर टू सेनेसेंट लीव्स, क्योंकि यंग लीव्स जो है ये अभी ग्रो कर रहे हैं तो इनको न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आपको यंग पत्तों में देखने को मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे वाटर और मिनरल्स है, इस पॉट के अंदर सॉइल है, सॉइल में वाटर और मिनरल्स है, और जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का क्या होता है, मेनली फ्लो होता है। कैसा फ्लो? यूनिडायरेक्शनल। ये देखो, ये जाइलम है, जाइलम से ऐसे वाटर और मिनरल्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक, हर जगह, यहाँ पे भी हो रहा है, पूरे हर जगह हर पत्तों में जा रहा है मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का फ्लो हो रहा है मेनली थ्रू जाइलम। अब देखिए ये जो सेनेसेंट लीव्स है इनके अंदर मिनरल्स होंगे, क्योंकि जब ये सेनेसेंट लीव्स कभी तो यंग लीव्स रही होंगी ना, कभी किसी समय तो ये भी पहली बार निकली होंगी, तो इसने भी खूब न्यूट्रिएंट लिया होगा और इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट है सेनेसेंट लीव्स के अंदर, न्यूट्रिएंट सॉरी मिनरल्स जो है वो स्टोर्ड है, बहुत सारे मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो स्टोर्ड है इसके अंदर। ठीक। अब समय आया इस सेनेसेंट लीव के झरने का, टूटने का, गिरने का, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है, पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नए पत्ते जो है, वो कहते हैं ना पुराने पत्ते गिरेंगे तो नए पत्ते आएंगे, नए पत्ते अच्छे से बड़े होंगे, खिलेंगे। तो जो पुराने पत्ते हैं ना इनके अंदर बहुत सारा मिनरल्स है। तो ये जो प्लांट है ना, प्लांट क्या बोलता है इस सेनेसेंट लीव को कि भाई तू तो अब गिरने वाला है, तेरा तो समय आ गया, तू अब मतलब टूट के गिर जाएगा, राइट, जमीन पे चला जाएगा। तो एक काम करना, तेरे अंदर जितने भी मिनरल्स है वो मुझे देते जा, मैं वो यंग लीव्स तक पहुंचा दूंगा, तो इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, क्योंकि यंग लीव्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो सेनेसेंट लीव बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर मिनरल्स है, मैं तो नीचे जमीन पे ही जाऊंगा, इससे अच्छा मैं अपने मिनरल्स जो है वो प्लांट तुझे दे जाता हूँ, तो प्लांट क्या करना, इन मिनरल्स को यंग लीव तक पहुंचा देना। ठीक है, तो मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इज मेनली एक्टिव। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन हुआ है ना, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन, ठीक है, मिनरल का अब्जॉर्प्शन जो हुआ तभी तो इस बूढ़े पत्ते के पास वो मिनरल पहुंचा होगा, जब ये भी कभी ना कभी जवान रहा होगा, यंग रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? तो मिनरल एब्जॉर्प्शन जब होता है ना, प्लांट जब ये मिनरल को एब्जॉर्ब करता है तो वो मेनली एक्टिव होता है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम होता है। एनर्जी कंज्यूम करके हमारा प्लांट जो है वो मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और फिर पत्तों तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसको और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मिनरल कंजप्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इज मेनली एक्टिव। एक्टिव टर्म आया यानी कि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो प्लांट ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके एनर्जी कंज्यूम करवाया, कंज्यूम हुआ यहाँ पे, और एनर्जी कंज्यूम होकर मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और हर जगह पत्तों तक पहुंचाया। अब इस पत्ते में क्या है, मिनरल्स है। अब ये पत्ता क्या करने वाला है, गिरने वाला है, तो इसके अंदर समझ लो 200 मिनरल्स है। मान लो एक आंकड़ा दे रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ कि 200 मिनरल्स है। अब ये जो सेनेसेंट पत्ता जब गिरेगा ना नीचे, तो 200 का 200 मिनरल जो इसके पास है, ये पूरा 200 का 200 मिनरल्स नहीं देके जाएगा, ये हो सकता है 100 मिनरल्स इस प्लांट को देकर जाए। जरूरी नहीं है सेनेसेंट लीफ के पास 200 मिनरल्स थे तो 200 ही देके जाएगा प्लांट को गिरने वक्त, 100 देके जाएगा, पूरा नहीं दे जाएगा। ठीक है, तो 100 मिनरल्स देके गया। अब देखिए यहाँ पे, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ये इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखो। तो मैंने क्या कहा, मिनरल्स देके गया। अब ये जो मिनरल्स था ना, मिनरल्स, ठीक है, अब ये मिनरल्स प्लांट के पास आ गया। अब प्लांट ने क्या प्रॉमिस किया था इस बूढ़े लीफ को कि तू अपना मिनरल्स मुझे देते जा, मैं ये जो इतने जितने जितने यंग यंग पत्ते हैं उनको तेरा जो मिनरल्स है वो दे दूंगा, तो ये यंग पत्ते जो है अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक, तो अब सेनेसेंट लीफ गिर गया, सेनेसेंट का समझ लो 100 मिनरल्स प्लांट के पास आ गया। अब प्लांट क्या करेगा, उस मिनरल्स को ये यंग लीफ तक पहुंचाएगा। अब मिनरल्स मेनली कौन पहुंचाता है, जाइलम।
बट यहाँ पे अब जो मिनरल्स जा रहा है ना, अब हो सकता है ये मिनरल्स जाइलम के थ्रू प्लांट के हर कोने में ना पहुंच सके, क्योंकि जाइलम का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लोएम का तो बाई डायरेक्शनल होता है, अलग अलग डायरेक्शन में आराम से पहुंचा सकता है मिनरल्स को। तो फ्लोएम जाइलम की जगह अब क्या, यहाँ पे फ्लोएम भी मदद करेगा मिनरल्स को इन यंग पत्तों तक पहुंचाने में। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। जाइलम मेनली मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे देखो फ्लोएम भी कर रहा है, क्योंकि ये बूढ़ा पत्ता गिर गया और इस बूढ़े पत्ते की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे जो बचे कुछ 100 मिनरल्स है वो तुम प्लांट यंग पत्ते तक पहुंचा देना। बड़ा ही अच्छा बूढ़ा पत्ता था। अब इस प्रोसेस में इस मिनरल्स को प्लांट के हर एक कोने में पहुंचाने में जाइलम तो मदद करता है, ये साथ ही साथ फ्लोएम भी करता है। फ्लोएम भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो फ्लोएम और अच्छे से करा देता है। ठीक है, पहली बार जब हुआ था मिनरल्स और वाटर का तो जाइलम ने किया था अच्छे से, लेकिन जब यहाँ पे सेनेसेंट लीफ से जब वापस फिर मिनरल्स यंग लीव्स तक पहुंचाना है तो यहाँ पे फ्लोएम भी काम करेगा, क्योंकि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है, अच्छे से हर डायरेक्शन में क्या करेगा, मिनरल्स को पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टाइम जब वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हुआ तो जाइलम ने किया, लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी बार वापस से मिनरल्स को भेजना है ना इस सेनेसेंट लीफ से यंग लीव्स तक, तो यहाँ पे फ्लोएम भी काम करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि फ्लोएम से भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, बट मेनली जाइलम से होता है मिनरल्स और वाटर का। ठीक, अब देखिए एक हार्मोन है जिसका नाम है ए हार्मोन है, नहीं सॉरी, एक हार्मोन है, ऐसे समझिए, एक हार्मोन वो पॉइंट ए पे सिंथेसाइज हुआ है। ठीक है, एक हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन है, जो कि कहां सिंथेसिस हुआ है, पॉइंट ए पे। अब इस हार्मोन को पॉइंट बी सी डी ई एफ अलग अलग पॉइंट पे जाना है, क्योंकि आपको पता है हार्मोन का सिंथेसिस एक जगह होता है और उसकी रिक्वायरमेंट जहां जहां होती है फिर वहां वहां हार्मोन जाता है। ठीक, तो सपोज पॉइंट ए पे सिंथेसिस हुआ था, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी के पास गया, पॉइंट सी से आप बोलोगे सर डी के पास जाना चाहिए था, ई के पास क्यों चला गया, क्योंकि डी से ज्यादा ई को रिक्वायरमेंट थी उस हार्मोन की। ठीक है, तो डी बोला कि एक काम कर ई तू ही ले ले, मेरे को बाद में दे देना, मेरी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हार्मोन की। तो पॉइंट ए पे हार्मोन का सिंथेसिस हुआ, वहां से हार्मोन पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट बी से हार्मोन, एच का मतलब हार्मोन है, पॉइंट बी से हार्मोन सी के पास गया, सी लोकेशन पे गया, सी से डी की जगह नहीं गया क्योंकि ई को ज्यादा रिक्वायरमेंट थी हार्मोन की, तो सी से ई के पास चला गया, ई से फिर एफ, एफ से फिर गया डी के पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हार्मोन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम कराता है, क्योंकि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मेनली हम बाई डायरेक्शन कहते हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी एनसीईआरटी में लिखा है, आपको तो बाई डायरेक्शनल लेके चलना है। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो कराता है, तो इसीलिए पीजीआर देखो इतनी जगह हार्मोन को जाना पड़ रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से डी। तो इसीलिए पीजीआर को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कराने में कौन मदद करता है, फ्लोएम करता है। लेकिन अब यहीं पे एक एक्स जगह पे एक हार्मोन सिंथेसाइज हुआ और उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट सिर्फ वाई लोकेशन पे ही थी, एक ही डायरेक्शन में बस उस हार्मोन को जाना था। तो यहाँ पे ना फ्लोएम उतना मतलब फ्लोएम नहीं घुसता, यहाँ पे क्या होता है ना, जाइलम अपना काम कर देता है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल एक जगह से दूसरे जगह हार्मोन को जाना है। ठीक है, तो जाइलम तो बोलता है इतना तो मैं भी कर सकता हूँ इसमें क्या है एक्सक्यूज मी। तो एक्स एक पॉइंट पे हार्मोन सिंथेसाइज हुआ और उसको एक पॉइंट वाई पे जाना था, एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल, तो यहाँ पे जाइलम ने अपना काम कर दिया। तो जाइलम से भी पीजीआर का ट्रांसपोर्ट होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने यहाँ मेनली लिखा बट ओनली वाटर मिनरल नहीं लिखा, वाटर मिनरल्स का ही नहीं होता, साथ ही साथ पीजीआर का भी होता है। कैसे देखो, अगर एक डायरेक्शन से बस दूसरी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होना है तो यहाँ पे जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करा देता है, बट फ्लोएम जो है मेनली कौन कराता है, पीजीआर का ट्रांसपोर्ट मेनली फ्लोएम कराता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार हार्मोन एक जगह बने और उसका काम दूसरी जगह, हो सकता है हार्मोन एक जगह बने उसका काम बहुत जगह है। ठीक है, और ज्यादातर यही होता है,
हार्मोन एक जगह बनता है और उसका काम बहुत जगह पड़ता है, बहुत जगह उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से डी, देखो कितने जगह काम आया। तो यहाँ पे फ्लोएम ने ट्रांसपोर्ट कराया, लेकिन एक एक्स पे एक जगह पे बना और वाई पे काम आ रहा है हार्मोन का, तो यहाँ पे जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करा देगा। ठीक, देखो तो रीट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सेनेसेंट टू यंग लीव्स विल हैपन थ्रू बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे मैं आपको वापस से एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, रीट्रांसलोकेशन। अब यहाँ ये वाला पॉइंट भूल जाओ, वापस से यहाँ पे आओ, अभी अभी पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। रीट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सेनेसेंट टू यंग लीव्स विल हैपन थ्रू बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। वही वाला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, जाइलम पहली बार जब वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन होगा, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, तो जाइलम के थ्रू होगा वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, मिनरल्स का। बट सेनेसेंट लीव से वापस से रीट्रांसलोकेशन, यानी कि वापस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा रहे हो आप मिनरल्स का, जो 100 मिनरल्स बचे थे, तो यहाँ पे अब बोथ जाइलम और फ्लोएम काम आएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, मैंने आपको कहा था ना कि कोई कोई डायरेक्शन में हो सकता है जाइलम अच्छे से ट्रांसलोकेशन ना करा पाए मिनरल्स का, तो वहां पे फ्लोएम करा देता है, ठीक है। यंग पत्तों की तरफ भेजना है हमें क्या, मिनरल्स। किसका वाला मिनरल्स, सेनेसेंट लीफ वाला मिनरल्स। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो वापस से हो रहा है मिनरल्स का। मिनरल एक बार तो पहली बार जब ये मिनरल्स गया था सेनेसेंट लीफ के पास, जब सेनेसेंट लीफ एक समय पे जवान हुआ करता था, तो जब पहली बार सेनेसेंट लीफ के पास मिनरल गया था तो वो तो थ्रू जाइलम ही गया था, ओनली जाइलम, ठीक है, ठीक, समझे। बट वापस से जब सेनेसेंट लीफ यंग था, अब बुढ़ा हो गया, अब ये गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो ये अपने 200 मिनरल में से 100 मिनरल्स प्लांट को दे देता है और बोलता है इसका वापस से रीट्रांसलोकेशन करा दो इन मिनरल्स का। तो प्लांट क्या करेगा, वापस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट रीट्रांसलोकेशन कराता है मिनरल्स का, कहाँ पे, यंग लीव्स के तरफ। और इस बार रीट्रांसलोकेशन में जाइलम और फ्लोएम दोनों काम आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने वापस से आपको समझा दिया अच्छे से, और हार्मोन वाला भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। हार्मोन कि किस तरीके से फ्लोएम तो मेनली पीजीआर का ट्रांसपोर्ट कराता है, बट अगर हार्मोन पॉइंट एक्स पे बना और सिर्फ वाई तक ही जाना है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है हार्मोन का, तो यहाँ पे जाइलम भी ट्रांसपोर्ट करा देता है। देखो सम टाइम पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को आप अदर ग्रोथ सिमुलेटर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो सम टाइम पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, अदर ग्रोथ स्टिमुलेटर्स शो पोलर मूवमेंट। पोलर मूवमेंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को ही आप पोलर मूवमेंट भी कह सकते हो। और इसमें काम कौन आता है, जाइलम। ये देखो ये वाला, यहाँ पे एक्स से वाई कैसा मूवमेंट हुआ है, यूनिडायरेक्शनल पोलर मूवमेंट हुआ है, किसका, पीजीआर का। किसने किया है, जाइलम, जाइलम ने। बट मेनली पीजीआर का कौन कराता है, फ्लोएम। तो मैं ना आपको समझा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, इन सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट न रहे। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, किस तरीके से जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर मिनरल का, किस तरीके से फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो इंट्रोडक्शन है, यहाँ ना मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर किस लिए होता है, यहाँ पे आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है ताकि आप उस चैप्टर के प्रति एक थिंकिंग एबिलिटी को क्या कर सके, जन्म दे सके, आपके दिमाग में एक थिंकिंग एबिलिटी का जन्म हो सके, बॉर्न हो सके, वो जो थिंकिंग एबिलिटी उसका बर्थ हो सके कि किस तरीके से इस चैप्टर में आपको सोचना है। तो वही इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको किस तरीके से सोचना है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना रिलेटेड टू दिस चैप्टर, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसका बर्थ होने में, बर्थ कराने में मदद करो, ताकि आपका दिमाग आप सोचो उस तरीके से, ठीक है। डरना नहीं है, सारी चीजें अच्छा, अभी तो पहला लेक्चर है यार, इंट्रोडक्शन है, लास्ट तक देखना, सब चीज समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी दिखा रहा हूँ कि कैसे जाइलम से मेनली वाटर मिनरल्स का होता है, ठीक है, जाइलम से। लेकिन देखो जब सेनेसेंट लीफ से वापस से रीट्रांसलोकेशन हुआ मिनरल्स का, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम ने भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराया। फ्लोएम से मेनली पीजीआर का होता है, बट देखो सिर्फ एक पॉइंट पे हार्मोन बना और उसको सिर्फ दूसरे पॉइंट, एक और पर्टिकुलर पॉइंट पे भेजना है, यानी कि यूनिट डायरेक्शनल फ्लो कराना है, यानी कि पोलर मूवमेंट कराना है। तो यहाँ पे जाइलम ने मदद की पीजीआर की ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक। और वाटर तो मैंने आपको बोल दिया, वाटर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए,
एनसीईआरटी पेज नंबर 176 में, पेज नंबर 176 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक लाइन मिलेगा, हेंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट देयर इज कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स बट probably very orderly, moving in different directions, each organ receiving some substances and giving out some others। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा है एनसीईआरटी ने, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। प्लांट और एनिमल की जब हम बात करते हैं, सबसे सरल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किसका है, प्लांट में या एनिमल में? आप कहोगे सर प्लांट में, क्योंकि सर सिर्फ प्लांट में दो ही टिश्यू है जो काम आ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए। लेकिन सर एनिमल में जब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एनिमल में, तो सर आप वहां पे आप देखिए ना, पूरा लंग्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, हार्ट में फिर आर्टरी है, फिर वेन है, आर्टरी से हमें पता है इम्प्योर, आर्टरी है तो उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, सॉरी वेन है तो उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, आर्टरी है तो उसमें प्योर ब्लड होगा। हार्ट का अगर लेफ्ट साइड है तो उसमें प्योर ब्लड है, राइट साइड है तो उसमें इम्प्योर ब्लड है। कितना कॉम्प्लेक्स, कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है सर्कुलेटरी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है, लंग्स है, तो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन प्लांट में कितना सरल सिस्टम है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसलोकेशन सिस्टम कितना सरल है, बस दो टिश्यू याद रखना है, प्लांट सॉरी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराते हैं। लेकिन सर यहाँ देखिए एनिमल में इतना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो कंपाउंड जिसका ट्रांसलोकेशन होने वाला है, तो ट्रैफिक आपको किसमें, कंपाउंड का ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आपको प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा एनिमल में आर्टरी है, वेन है, इतना कुछ है, राइट, इतना कुछ है, आर्टरी है, वेन है, हार्ट का वो ऑरिकल वेंट्रिकल, शायद ऑरिकल बोलते हैं ना, आर्टरी ऑरिकल, हाँ आर्टरी वेंट्रिकल वो सब है, सब कुछ है। मतलब जियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब, मैं अभी मेरा इतना दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है, जियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब तो सब कुछ समझाऊंगा ही। फिर उसके बाद आपका लंग्स है, इतना कुछ है। लेकिन वहां पे जो ट्रैफिक है वो बड़ा सिंपल है, ट्रैफिक किसका, कंपाउंड का। यानी कि आप जब वेन देखोगे तो आप कह दोगे अच्छा ये वेन है, इसमें तो पक्का इम्प्योर ब्लड होगा, आर्टरी है इसमें तो पक्का प्योर ब्लड होगा, हार्ट का लेफ्ट साइड है, अच्छा इसमें तो पक्का प्योर ब्लड होगा, हार्ट का राइट साइड है, अच्छा इसमें तो पक्का इम्प्योर ब्लड होगा। लेकिन जब आप वही ट्रैफिक प्लांट में आओगे ना देखने, तो जब जाइलम में देखोगे, आप देखोगे यार जाइलम में मेनली वाटर और मिनरल्स तो हमने पढ़ा है, लेकिन यार जाइलम से तो मुझे पीजीआर का फ्लो भी दिख रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजनस का फ्लो भी दिख रहा है। तो देखो ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड का किसमें, प्लांट के अंदर, क्योंकि जाइलम में वाटर मिनरल्स भी है, पीजीआर भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जाते हैं। फ्लोएम में तो हमने पढ़ के रखा है मेनली फूड और पीजीआर है, लेकिन आप देखो वाटर भी जा रहे हैं, मिनरल्स भी जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स है किसका, कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स। देखो ना, हेंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली, पर बहुत ऑर्डरली होता है, राइट, क्योंकि सिर्फ दो ही सिस्टम काम कर रहे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, जाइलम है यूनिडायरेक्शनल है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड अगर जाइलम के थ्रू जा रहा है तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, फ्लोएम के थ्रू अगर कंपाउंड जा रहा है तो मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल है, ईच ऑर्गन रिसीविंग सब सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड गिविंग आउट सम अदर, ठीक। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक होता है। जैसे यहां देखो, एक्सक्यूज मी, सेनेसेंट लीफ जो था शुरू शुरू में ये एक्सेप्टर था मिनरल्स का, जब ये यंग रहा होगा, किसी समय पे ये सेनेसेंट लीफ यंग रहा होगा तो ये एक्सेप्टर था मिनरल्स का, ठीक है। जाइलम से जो मिनरल आया था, जो एब्जॉर्ब किया था प्लांट ने, उसने इस सेनेसेंट लीफ को दे दिया था जब किसी जमाने पे ये यंग था। अब यही सेनेसेंट लीफ बुढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, सेनेसेंट मतलब क्या, ओल्ड। अब क्या ये मिनरल का एक्सेप्टर है, नहीं, अब ये बुढ़ा हो गया, अब ये पत्ता नीचे गिरेगा, तो अब ये डोनर हो गया, इसने अपने 100 मिनरल्स डोनेट करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ से मिनरल्स अब डोनेट करेगा, यहाँ से मिनरल्स अब निकलेगा और फिर यंग लीव्स की तरफ पहुंचेगा,
तो देखो यहाँ पे लिखा है ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर्स। तो इसने शुरू में रिसीव किया था मिनरल्स को, अब फिर एक समय आ गया अब यही उसको डोनेट भी कर रहा है। तो एक समय पे ये एक्सेप्टर था, फिर अब ये डोनेट डोनेट कर रहा है, डोनेटर मतलब डोनेटर कहते हैं, डोनर सॉरी डोनर कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ डोनर की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो इस लाइन को समझाने के लिए ना मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ा। अब जिनको ये इतना कुछ समझ में नहीं आया वो रट लो, इसलिए मैंने कहा था ना जिनको ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी अच्छा। अब जिनको समझ में आ गया उनको इस लाइन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जिनको अब ये पूरा चीज़ नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, रट लो, क्लास में वही तो करते हैं लेकिन आपको समझना है यार, इतनी मेहनत से मैं पढ़ाया हूँ, राइट, समझना है। तो एनिमल में जब आप देखते हो तो जो ट्रैफिक है, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक कंपाउंड का जो ट्रैफिक है वो बड़ा सिंपल है। आर्टरी दिखेगा तो आप कह दोगे अच्छा आर्टरी प्योर ब्लड, वेन इम्प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पे आप जाइलम देखोगे तो कहोगे यार इसमें वाटर मिनरल है, लेकिन पीजीआर और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। फ्लोएम देखोगे तो अच्छा फूड और पीजीआर तो मेनली है, लेकिन इससे वाटर मिनरल्स का भी ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा प्लांट में, प्लांट में जब ट्रांसलोकेशन होता है जाइलम और फ्लोएम में। ठीक, लेकिन बड़ा ही ऑर्डरली रहता है, सिर्फ दो ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक, ऑर्डरली मतलब सिर्फ दो ही याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन एनिमल में देखो कितना कुछ याद रखना है आपको, आर्टरी, वेन, हार्ट, उसका दो चेम्बर, चार चेम्बर जो होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल, ऑरिकल, वो सब फिर जाके क्या कहते हैं लंग्स आपको याद रखना है, वहां से ऑक्सीजन आ रहा है किस तरीके से ब्लड के थ्रू जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना कुछ, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन प्लांट में बड़ा सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में, लेकिन ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड सिंपल किसमें है, एनिमल्स में। तो यही एनसीईआरटी पेज नंबर 176 में समझाना चाहता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रे। प्लीज यार प्लीज समझ जाना इस टॉपिक को, बार बार हो ना हो तो पीछे करके देख लेना, आई रिक्वेस्ट यू गाइस। ठीक, और कोई डाउट आए तो मैं है ना, मैं देख लेगा। तो डाउट क्या कहते हैं, हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ, आराम से पूछो, आराम से तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिलेगा। इजी इजी सवाल तो मैं कहता हूँ गूगल पे खुद ढूंढ लिया करो, जो टफ टफ सवाल है ना वो पूछा करो, तब मेरे को भी थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो चलो आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के अगले लेक्चर में। ये तो इंट्रोडक्शन था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस टीजर था, ट्रेलर भी नहीं टीजर था, पर बहुत बड़ा टीजर था ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। इंट्रोडक्शन मैं कहता हूँ हमेशा, हर बच्चे को मैं कहता हूँ एक ही बात, कि जब भी इंट्रोडक्शन देख के ना सबको लगता है कि यार इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन तो सबसे ईजी पार्ट किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही होता है। नहीं, सबसे टफ पार्ट किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही होता है। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर को, सबसे पहले लेक्चर को 2-3 बार देख के अपना ग्रिप बना लिया ना, उसको आगे की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो इस लेक्चर को ना हो सके तो 2 बार ज़रूर देखना। कोई भी चैप्टर में पढ़ाओ ना, इंट्रोडक्शन सबसे पहला चैप्टर आप देखोगे इंट्रोडक्शन ही मिलेगा आपको, आप उस लेक्चर को 2 बार देखना, नहीं तो फिर आगे जाके बाकी के लेक्चर्स को 2-2 बार देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर पहले ही नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो पहली ही मेहनत कर लो। ठीक, तो अच्छे से इस लेक्चर को देखो, कोई भी अच्छा डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।